नमस्कार दोस्तों। मैं आज कक्षा 12वीं फिजिक्स का यूनिट 2 विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे वार्षिक पेपर में और 2 अंक वाले 1 क्वेश्चन और 3 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत हम ओम के नियम से संबंधित देखेंगे। ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है और ऊर्जा की व्यवहारिक मात्रा क्या है, और इसमें आने वाले 2 अंक वाले क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में लिखा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, और 3 अंक वाले भी। तो चलिए बेटा हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कलेक्शन बहुत ही रेयर है। यहाँ है पहला प्रश्न आ रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह खालिस्तान के कारण होता है। ऑप्शन आ में दिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, बा में धनायन तथा ऋणायन के लिए, स में होल तथा इलेक्ट्रॉनों के लिए, और लास्ट में दिया इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर आप थोड़ा गेस करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण होता है बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जैसा कि हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास में आता है सेलों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ सेल की बात की जा रही है। तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है बेटा धनायन और ऋणायनों के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 3 आता है कि अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है। तो इसका ये बेटा हमें लास्ट यूनिट में भी हमको ये मिलेगा, लेकिन एक साथ मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर आएगा होल व इलेक्ट्रॉनों के कारण। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है प्रश्न क्रमांक 4। धारा घनत्व राशि है। भाई खालिस्तान में देखेंगे अदिश है, सदिश है, प्रदिश है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखेंगे अब यहाँ पे 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और आपने भी पढ़ा था कि धारा अदिश होती है, घनत्व भी अदिश होता है, लेकिन जब दोनों साथ में आ जाए तो हमारा ये आंसर क्या जाएगा? सदिश आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? इसका सदिश। ठीक। अब इसके बाद में आता अपवाह वेग। तो बेटा विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में एक नियत औसत वेग को क्या कहते हैं हम लोग बेटा? अपवाह वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। तो वेग लिखा है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है? वेग लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। अब तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि भाई ओम का नियम खालिस्तान चालकों के लिए सत्य होता है। तो बेटा ओम का नियम यहाँ ऑप्शन भी दिए हैं। तो पहला धात्विक लिखा है, दूसरा अधात्विक, तीसरा गैसीय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम आपको बता दें पहला वाला जो इसका राइट आंसर है धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है। ठीक। तो बेटा ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर होता है, बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखेंगे बेटा ये हमारा ओम का नियम होता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो ओम का नियम का सदिश रूप क्या होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे बेटा। तो यहाँ आप देखोगे वेक्टर जे बराबर सिग्मा वेक्टर ई, जहाँ जे क्या है? ये धारा घनत्व को दर्शाता है, सिग्मा पदार्थ की विद्युत चालकता को दर्शाता है, और ई क्या होता है बेटा? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न अपने पास में आता है 7वां, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो बेटा यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना? तो प्रतिरोधकता को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। इसे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। तो ध्यान रखोगे बेटा यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 4 चीज़ें होती है, प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। इन चारों के हमें मात्रक, बीमी सूत्र और प्रकृति, सॉरी मात्रक और बीमी सूत्र तो आपको निकालते आना चाहिए। मैं आपको अगली वीडियो में इनका मात्रक और बीमी सूत्र निकालना बताता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां हमारे पास में आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न क्रमांक 8वां ये बोलता है यदि किसी चालक को खींचकर उसकी त्रिज्या को बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो उसका खालिस्तान या उसका आयतन खालिस्तान रहता है। तो क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या आएगा? नियत रह। प्रश्न क्रमांक 9,
मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खालिस्तान होता है। तो फिर इसमें ऑप्शन देखेंगे बेटा, तो मिश्र धातु की बात कर रही है तो मिश्र धातु में विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है बेटा, बढ़ता है। इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खालिस्तान होता है। आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। धातु की बात की जा रही है तो इससे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 भी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पढ़ सकते हो कि अर्धचालकों का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खालिस्तान होता है। तो बेटा यहाँ पे अर्धचालक की बात की जा रही है, तो अर्धचालक में क्या होगा बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 12 हमारे पास में है, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होता है। तो विद्युत अपघट्य की बात की जा रही, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। ताप बढ़ा दिया जाएगा तो विद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध हो जाता है कम हो जाता है। 12 का आंसर क्या जाएगा, ब नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 जो है बेटा, क्या बोल रहा है आपको कि ताप बढ़ाने पर, पढ़िए अच्छे से, ताप बढ़ाने पर विद्युत अर्धचालकों का प्रतिरोध खालिस्तान हो जाता है। ताप बढ़ाने की बात की गई बेटा, तो यहाँ हम अर्धचालक लिखा है। क्या लिखा है, अर्धचालक, तब प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो चलिए बताइए, ऑप्शन ए बढ़ जाता है, कम हो जाता है, नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या है आपका, कमेंट्स कर सकते हो आप पॉज कर कर। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर आएगा बेटा बी नंबर वाला, कम हो जाता है। बिल्कुल नोट बनाइएगा बेटा, ये बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे है और थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ लेकर आया हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 हमारे पास में आता है, ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ये बढ़ जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। अब यहाँ पे मिश्र धातु की बात की गई बेटा, है ना। प्रश्न क्रमांक 15 बोल रहा है कि ताप बढ़ाने पर मिश्र धातु के प्रतिरोध में बहुत ही खालिस्तान वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही कम वृद्धि होती है, जो कि बोलने से ही आ जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ब नंबर का हो जाता है। तो चलिए अब हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 16, ये पूछा गया था एक बार पेपर में, मतलब लगभग 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 17 वाला, कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो मैंने उसी से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे विद्युत अपघट्य से रिलेटेड है। 16वां बोल रहा है कि विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध ताप गुणांक खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है अर्धचालक का जो पेपर में पूछा गया इसमें भी कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। यदि हम धातुओं की बात करते हैं तो धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। ठीक इसी प्रकार मिश्र धातु की बात करेंगे तो मिश्र धातुओं में क्या हो जाएगा बेटा, कम होता है ना। तो प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, मिश्र धातु में कम होता है। समय का अभाव, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न आता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वह युक्ति जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। वह युक्ति जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने मतलब गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तेजी से घट जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं उसे हम थर्मिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, थर्मिस्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अर्धचालक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ताप बढ़ाने पर चालकता तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तेजी से प्रतिरोध कम हो रहा है, मतलब तेजी से होगा, है ना। यदि हम अतिचालकता की बात करें, इसमें भी क्या धारा तेजी से प्रवाहित होती है, लेकिन उसकी अपेक्षा गर्म करने पर थर्मिस्टर में प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, तेजी से घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, मीटर सेतु से संबंधित है। तो मीटर सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और आपको पता होना चाहिए इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा हुआ होता है ना, जो कि 22वां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। ये सब 1 वर्ड सेंटेंस है। तो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का तार यूज़ किया जाता है। किसका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन
नीन और कॉन्स्टेंटन। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है किरचॉफ के नियम किस सिद्धांत का पालन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। एक था संधि का नियम जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। तो संधि का नियम क्या बोलता है बेटा कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बेटा, 0 होता है। इसे हमें याद करना होना चाहिए। और ये आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। और इसका दूसरा नियम क्या बोलता है बेटा? दूसरा नियम बोलता है कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको पहला नियम किसके अनुकूल है बेटा? पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है और दूसरा नियम किसका पालन करता है बेटा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक और आएगा बेटा लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ये भी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर देखते हैं कि खालिस्तान युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका आंसर आएगा बेटा सेल। सेल आपने देखा होगा सेल। ठीक, सेल क्या काम करता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं बेटा अपने पास में 25 नंबर का प्रश्न है। और हमने भी आपको थंबनेल में बताया था कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जो कि मैंने आंसर आपके स्क्रीन पर दिखाया हूँ। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। चलिए प्रश्न क्रमांक 26, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध खाली उसका तान गुना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बेटा n⁻²। अर्थात यदि उस तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। यदि 3 गुना कर दिया जाए तो इसका आंसर 9 गुना आ जाएगा। और यदि 4 गुना कर दिया जाए तो 16 गुना हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में आता है 27वां नंबर का प्रश्न। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बैंगनी रंग का सार्थक अंक क्या है ना। तो इसके लिए बेटा आप याद कर सकते हो, ये कोटेशन में बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। काबू लाना, ठीक है, पी हाँ नी वे स्लेस। ठीक, काबुलाना का से काला रंग, काला रंग का सार्थक अंक होता है बेटा 1। कितना होता है? 1, सॉरी 0। भू से भूरा, भूरा रंग का होता है बेटा 1। लाल रंग का होता है 2। ना से नारंगी का होता है 3। पीला का होता है 4। हरा का होता है 5। ठीक, और नीला का होता है बेटा 6। और ये आगे वे मतलब बैगनी, बैगनी का कितना होता है बेटा 7। तो हमारा सार्थक अंक कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इसका 7 आ जाएगा। फिर से हम कोटेशन बोल रहे हैं, ध्यान सुनना। काबुलाना पीहानी वे स्लेस। ठीक है, और से हमारा सफ़ेद हो जाएगा, जो कि कितना होता है बेटा? 9 होता है। स्लेटी का कितना होता है? 8 होता है। तो इस प्रकार से आप सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं, जो कि वर्ण क्रम में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम अगले बात करते हैं बेटा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास में अगला प्रश्न है 28वें नंबर का। ये प्रतिरोध से रिलेटेड है। घरों में जो बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि का जो हम उपयोग करते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? मैंने जो कि साइड में आंसर भी लिख दिया हूँ, आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में लगे होते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध होते हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं? तो प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध लगे हुए थे बेटा वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में। अब ये एक वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। क्या है? 3 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये जो होता है बेटा क्या होता है? समांतर क्रम का होता है। और समांतर क्रम में यदि हम 3 लेकर चलते हैं, ठीक है,
1/3, 1/3, 1/3। यदि हम सबको जोड़ देते इसका हमेशा इसका आंसर कितना आता है बेटा, 1 ही आता है। हमेशा जब भी समांतर क्रम की बात करेंगे प्रतिरोध में तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार धारिता वाला जो चैप्टर है उससे भी, उसमें लेकिन श्रेणी क्रम में बोलेगा, वहाँ पे क्या बोलेगा, श्रेणी क्रम में, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, 1 है। चलिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में खालिस्तान नियत रहता है, तो मैंने यहाँ आंसर लिखवा दिया, क्या नियत रहेगा, धारा। ठीक है। यदि हम संधारित्र की बात करेंगे तो संधारित्र में आवेश नियत होगा, किसमें, श्रेणी क्रम में। और ध्यान रखना समांतर क्रम प्रतिरोधों का हो या संधारित्र का हो, दोनों में विभव का मान नियत होता है। दोनों में विभव का मान कैसा होता है, नियत होता है। अब हमारे पास में अगला प्रश्न आता है कि विद्युत अपघट्य, डायोड, संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, तापानिक बल्ब युक्त परिपथ, ये सब जो है अनओमी प्रतिरोधों का उदाहरण है। तो मैंने एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना के बोल सकता है कि निम्न में से कौन सा ओमी प्रतिरोध नहीं है या निम्न में से कौन सा ओमी प्रतिरोध है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपको सिर्फ याद रखना अनओमी प्रतिरोध। तो अनओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओमी प्रतिरोध वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक, ये भी थोड़े डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे कॉपी चेक करने कॉपी को सॉरी क्वेश्चन पेपर वाला आपको डाउट कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए, ये तो अब यहाँ एंड हो गए हैं। अगले प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इस प्रश्नों को लिख कर याद कर लीजिएगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, अतिचालकता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, है ना, लंबाई के साथ विभव में जो पतन होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, बीमी सूत्र और प्रकृति इसकी सदिश होती है। ठीक है। विभव मापी के उपयोग, प्रतिरोध में और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, है ना, ये प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बोल रहा है ना। ठीक, अगला प्रश्न हमारे पास में आता है, ओम का नियम लिखिए। थर्मिस्टर किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक, और भी इन क्वेश्चनों की तैयारी आप अच्छे से करिएगा। और ये आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो जब भी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आए तो आप याद कर लेना, J बराबर न्यू, N E V और फुट में D, न्यू करके याद रख लेना, इससे आपको याद रहेगा। किरचॉफ के नियम लिखिए, अभी बताया था हमने। विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और धारा घनत्व संबंध, विभव मापी का सिद्धांत। ठीक है, किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का करना है। और 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक आपको निगमित करना होता है। चलिए, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे ऐड कर लिया करूँगा। चलिए बेटा, पेपर की तैयारी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।